बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं VOJ का प्रोग्राम पस मंज़र। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद विरक। नाज़रीन इकराम, दुनिया में हर इज़्ज़तदार आदमी, गैरतमंद शख्स किसी से कर्ज लेते हुए बहुत शर्माता है, घबराहट महसूस करता है और अपने अंदर शर्मिंदगी का जो एहसास उसके अंदर होता है वो नाकाबिले बयान है। क्योंकि जब वो किसी के आगे हाथ फैलाता है तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा मजबूर होता है, वो उसका बस नहीं चलता, जिसकी वजह से वो दूसरे के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर होता है। वरना कोई भी गैरतमंद शख्स किसी से कर्ज लेते हुए शर्मिंदगी ज़रूर महसूस करता है, जब कि उसे ये भी खौफ हो कि जिससे मैं कर्ज मांग रहा हूँ क्या वो मुझे देगा भी या नहीं, या सिर्फ मैं अपनी इज्जत का जनाजा निकालने निकला हूँ कि मैं उससे कर्ज मांग के अपनी रही सही इज्जत भी गंवा रहा हूँ। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान अगर IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर जो फाइनेंशियल्स एजेंसीज हैं उनसे अगर कोई वादा भी होता है तो उस पर बगले बजानी शुरू कर देते हैं। यानी वो इस तरह इजहार कर रहे हैं जैसे उनके कोई नामालूद बच्चे की पैदाइश हुई है या उनके किसी बेटे या बेटी की शादी हुई है। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास था जिसमें तय पाया गया कि पाकिस्तान को, जो माजी में जब PDM की हुकूमत थी तो एक वायदा हुआ था जिसके तहत IMF ने पाकिस्तान को $2 अरब देने का वादा किया था। $1 अरब 20 करोड़ उन्हें उसी दौरान जब उनकी हुकूमत थी दे दिया गया था, जिसके बारे हर शख्स जानता है कि उसकी कैसे बंदर बांट हुई। आपको पता है, आप जानते हैं, पाकिस्तान के अवाम कहने को तो वाकई बाशऊर हैं, लेकिन शायद इतने भी बाशऊर नहीं हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी भूलने वाली कौम है। अक्सर लोगों को तो दोपहर का खाया रात को याद नहीं होता और रात का खाया नाश्ते के वक्त याद नहीं रहता, क्योंकि इनकी शॉर्ट मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा वीक है। लॉन्ग तो खैर क्या ही होगी, जब शॉर्ट नहीं है तो लॉन्ग कैसे हो सकती है। तो गुज़श्ता दिनों IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $70 करोड़ का जो वादा किया उस पे पाकिस्तान के हलकों ने बहुत बगले बजाई और ख़ास तौर पर निगरान हुकूमत ने तो बगले बजाने की हद ही कर दी और इस तरह खुशी का इजहार किया कि जैसे उन्हें कोई ऐसा ख़जाना मिल गया है जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है और इसके मिलने पर हमें इसको वापस लौटाने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका ज़ाती ख़जाना है। लेकिन इसके साथ साथ IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कुछ शराइत आयद की हैं, क्योंकि ये 7 दिसंबर को दोबारा इजलास होगा और इसके पेश नज़र जो $70 करोड़ दिए जाएंगे, हुकूमत को बिजली के बिलों में हर छमाही में होने वाली एडजस्टमेंट, जिसको इजाफा कहा जाता है, ये लाजमी करना होगा ताकि बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जे को बढ़ने से मज़ीद रोका जा सके। बिजली की कंपनियों ने भी मैप्रा से वादा मांग लिया है कि 7 दिसंबर को IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जो होने जा रहा है उससे कबल हमारे साथ बाकायदा ये वादा किया जाए, जिसके बारे में इतलात हैं कि आइंदा 2-3 हफ्तों में या 1 हफ्ते में नेपरा से
یہ جتنی بھی آئی پی پی کمپنیز ہیں یہ وعدہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ دوسری جانب حکومت نے جنوری 2024 میں گیس کی قیمتوں پر نظر ثانی پر اتفاق کیا تھا کہ ڈالر کی بنیاد پر طے ہونے والے جنوری 2024 میں گیس کی قیمتوں پر نظر ثانی پر اتفاق کیا تھا کہ ڈالر کی بنیاد پر طے ہونے والا ٹیرف آئندہ مہینوں میں مزید تناؤ کا سبب بن سکتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب ابھی گردشی قرضے میں تخفیف کے افریت کو چھیڑا تک نہیں گیا۔ آئی ایم ایف پہلے ہی تخمینہ لگا چکا ہے کہ توانائی کے شعبے میں گردشی قرضہ بڑھ کر مجموعی پیداوار کے 4% یعنی 400 ارب روپے تک پہنچ جائے گا۔ آئی ایم ایف کے نمائندے نے وزارت خزانہ کے ترجمان کو ایک سوال بھیجا ہے کہ 7 دسمبر کو آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے ہونے والے اجلاس میں 70 کروڑ ڈالر کے لیے پاکستان کی درخواست زیر غور آنے کے کتنے امکانات ہیں۔ تاہم وزارت خزانہ کی جانب سے ابھی تک کوئی انہیں جواب نہیں دیا گیا۔ تو یعنی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس 70 کروڑ ڈالر کے لیے نگران حکومت اور نگران حکومت کی نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر اور ان کے رفقا اور وزارت خزانہ کے دیگر اکابرین جس طرح بغلے بجا رہے تھے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی پاکستان میں اس 70 کروڑ ڈالر کے عوض پاکستان کے 25 کروڑ عوام پر مزید بجلی کے بلوں اور گیس کے بلوں کی مد میں اچھا خاصا بوجھ ڈالا جانے والا ہے۔ یعنی پاکستان کے عوام کو سانس لینا بھی اب دشوار ہو جائے گا۔ بجلی کے بلوں اور گیس کے بلوں کی وجہ سے نہ صرف یہ یوٹیلٹی بلز کی قیمتوں میں اضافہ عوام کو بھگتنا پڑے گا، ساتھ ہی ساتھ اس ضروریات زندگی کی اشیاء جو اشیاء خورونوش ہیں ان میں بھی مزید مہنگائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان کی حکومت یا ان کے جتنے بھی کرتا دھرتا ہیں وہ کن پالیسیوں کو لے کر اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر منتخب حکومت ہو، انٹرم حکومت ہو، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو، یا فوجی آمریت کی شکل میں حکومت ہو۔ لگتا ہے یہ گزشتہ 76 سال سے پاکستان کو ایک مہمان کے طور پر ٹریٹ کر رہی ہے۔ یعنی کوئی شخص بھی پاکستان کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا، یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے باسی ہیں، ہم اس کے ثبوت ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، اس کا اچھا یا برا کرنا اور سوچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر کوئی شخص ٹورسٹ کے طور پہ آتا ہے اور وہ جو یہاں سے اسے ملتا ہے وہ لوٹ کسوٹ کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد واپس آ کر پھر وہ اپنی پارسائی کا عوام کے سامنے رونا روتا ہے کہ آپ اس دفعہ مجھے ووٹ کریں، میں انشاءاللہ وہ آپ کی تمام محرومیاں ختم کر دوں گا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی پاکستان کے عوام 76 سال سے جن محرومیوں کا شکار ہیں ان میں سے ایک بھی محرومی کم نہیں ہوئی، ان کے مسائل مزید بڑے ہیں، کسی مسئلے کو کم نہیں کیا گیا۔
बल्कि इतने मसाइल पैदा कर दिए गए हैं कि बेजाना होगा कि पाकिस्तान को अगर ये कहा जाए कि ये पाकिस्तान नहीं बल्कि मसाइलिस्तान है, तो पाकिस्तान को मसाइलिस्तान किसने बनाया? पाकिस्तान को मसाइलिस्तान पाकिस्तान के अवाम में नहीं बनाया। पाकिस्तान को मसाइलिस्तान पाकिस्तान के कर्ताओं दर्ताओं ने बनाया है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मुख्तदर हलकों में बैठे हुए आला ओहदों पर अपना काम कर रहे हैं, ये उनकी वजह से है। पाकिस्तान मसाइलिस्तान नहीं है। पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने दीजिए। अगर आपने नहीं कुछ कर सकना या नहीं कर सकते तो बेहतर है ये इक़्तिदार छोड़ दें, आप कोई और कारोबार कर लें। आप जैसे कि सियासत में आकर आप इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं, आप बिल्डर्स बने हैं, आप बहुत कुछ बने हैं, इसी तरह अब वही शोबे इख्तियार कर लें और पाकिस्तान के अंदर नौजवान की आदत को आगे आने दिया जाए। आप लोगों के रवैयों की वजह से, आप लोगों के किरदार की वजह से नौजवान नस्ल सियासत से दूर हो चुकी है। यहाँ तक कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के नज़रियाती कारकुन थे वो भी अब दूरी इख्तियार कर चुके हैं। आपके रवैयों की वजह से, आपके हुस्न सलूक की वजह से, आपकी करप्शन की वजह से, आपकी बददियानती की वजह से, आपकी आवाम को कुछ ना डिलीवर करने की वजह से वो भी आपसे मायूस हो चुके हैं। तो आप किन बुनियादों पे इस मुल्क को चलाएंगे? लिहाजा नौजवान नस्ल के अंदर ये शऊर बेदार करने की कोशिश करें कि आप की जगह, तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप अब रिटायरमेंट इख्तियार कर लें। हर सरकारी मुलाजम 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। अदालती अमला भी 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। तो अब आपको भी चाहिए कि आप रिटायरमेंट इख्तियार करें और नौजवान नस्ल को मौक़े फराहम करें, उनको भी मोटिवेट करें कि वो सियासत में आए और एक खिदमत के जज्बे से आए। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जितने भी खिदमत के शोबे हैं, खा वो मेडिकल का हो, खा वो सियासत का हो, खा वो जर्नलिज्म का हो, खा वो इसी तरह के दीगर जो शोबा जात हैं, उन सब को हमने प्रोफेशनलिज्म में तब्दील कर दिया है। उसको हमने कमर्शलिज्म में तब्दील कर दिया है। हमने उसको ज़रिया मुआश समझ लिया है। हालांकि ये खिदमत के शोबे हैं, खा वो एजुकेशन का शोबा हो, लेकिन ये जो एजुकेशन का शोबा है, ये मेडिकल का शोबा है और सियासत जो है ये ख़ास तौर पे ये प्योरली ये खिदमत के शोबे हैं। तो इनको खिदमत का शोबा ही रहने दें, इनको कमर्शलाइज ना करें। तो लिहाजा आपसे गुजारिश यही है कि पाकिस्तान के अंदर नौजवान नस्ल के लिए मौक़े पैदा करें, उनको आला तालीम के ज़रिए और अपनी सियासी बसीरत के ज़रिए उनको मोटिवेट करें कि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की बागडोर संभाल सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।